अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 24 मार्च 2024 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 13 रमज़ान मुबारक 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जैसे जैसे लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सेंट्रल एजेंसियाँ अपोजिशन लीडरों का घेरा तंग करती नजर आ रही है। CBI ने तृणमूल कांग्रेस लीडर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर मुसलसल तनकीदों के सबब लोकसभा से बर्खास्त की गई साबिक रुकन पार्लियामेंट महुआ मित्रा के मकान पर छापा मारा है। CBI ने हाल ही में सवाल पूछने के लिए कैश वाले मामले में केस दर्ज किया था, जिसके बाद ये छापे मारे गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक CBI हुक्काम ने महुआ से मुतालिक कोलकाता समेत कई दीगर मुकामात पर छापे मारे हैं। इनमें महुआ मित्रा के वालिद का मकान भी शामिल है। CBI के अहदेदारों ने बताया कि एजेंसी ने लोकपाल की हिदायत पर केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू करते हुए कोलकाता समेत कई मुकामात पर साबिक TMC रुकने पार्लियामेंट महुआ मित्रा के हाथों की तलाशी ली। इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। नादान को इस बात MS students show amazing skills in Hamd, Naat and Nazm recitation. Watch the finals and meet our winners on our social media platforms YouTube, Facebook and Instagram. बस मोहम्मद से पर्दा नहीं है। मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी सदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा है कि यकसां सिविल कोड के सिलसिले में इनका बयान गुमराहकुन है। ये बात तो तय है कि क्रिमिनल क़वानीन तमाम शहरियों के लिए यकसां हैं। ये मुख्तलिफ तबक़ात के मजहब और रिवाज के मुताबिक नहीं होते हैं। वज़ीर दाखिला का यह कहना है कि शरीयत और हदीस के मुताबिक अमल करना है तो चोरी करने वालों के हाथ काट देना चाहिए। किसी मुसलमान को सेविंग अकाउंट नहीं खोलना चाहिए और लोन नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल बेमायने हैं। इनको ये तो मालूम करना चाहिए था कि ये क़ानून कहाँ जारी होते हैं। जुर्म व सज़ा का कानून ऐसे मुल्क में नाफिज होता है जहाँ मुकम्मल इस्लामी शरीयत नाफिज हो। और ये बात भी काबिल तवज्जो है कि ये तमाम बातें सिर्फ इस्लामी शरीयत का कानून नहीं है, बल्कि तमाम मज़ाहिब का मुश्तरका कानून है। खुद मनुस्मृति में चोरी की सज़ा और नखबजनी की सज़ा हाथ काटना बताई गई है। जिना करने वाली औरत की सज़ा यह है कि इसको भूखे कुत्तों के आगे डाल दिया जाए ताकि वो इसे काट खाएं, और जिना करने वाले मर्द को लोहे का पलंग आग से तपाकर इस पर डाल दिया जाए ताकि वो जल कर मर जाए। अगर जिना बिलजबर का इर्तिकाब करे तो मर्द का तनासुल काट दिया जाए। अलबत्ता ब्राह्मण को इन सज़ाओं से मुस्तस्ना रखा गया है। इसका सिर्फ सर मुड़ने पर इत्तफा किया जाएगा। इसी तरह सूद को वेदों में भी मना किया गया है। दुनिया में जितने भी मज़ाहिब गुजरे हैं बशमुल हिंदू मत और इस्लाम के, उनके यहाँ अखलाकी इक़दार को बड़ी अहमियत दी गई है और इनको क़ायम करने के लिए दो काम किए गए हैं। एक तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि लोगों के लिए जुर्म से बचना आसान हो जाए। दूसरे, सज़ाएँ इतनी सख्त मुकर्रर की जाएँ कि लोगों में खौफ पैदा हो जाए। इसीलिए ऐसी मिसालें देकर शरीयत इस्लामी को बदनाम करने का मुतसबाना जहन का पता देता है। इस्लाम में यकीनन बाज़ जराइम पर सख्त सज़ाएँ रखी गई है, लेकिन इसके लिए जुर्म से बचने में मुआवन माहौल की तश्कील भी की गई है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा इंतखाबात से कल बयानबाजी तेज हो गई है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि शरीयत आइन से बड़ी नहीं है, ये मुल्क आइन से चलेगा। शरीयत हिंदुस्तान से बड़ी नहीं हो सकती। मुसलमानों को सब कुछ मिल रहा है, घर और मकान, लेकिन वो भी हिंदुस्तान के क़वानीन पर अमल करें। इंतखाबी मंशूर में मुसलमानों की फ़िक्र के सवाल पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसलमानों की फ़िक्र किसे नहीं है। इन्हें घर मिल रहे हैं, खाना मिल रहा है, लेकिन इन्हें भी मानना चाहिए हिंदुस्तान के क़वानीन। हिंदुस्तान के मुताबिक कानून पर अमल करें, हिंदुस्तान के आइन का एहतराम करें। योगी आदित्यनाथ ने मजीद कहा कि यह मुल्क आइन के मुताबिक चलेगा। शरीयत ज़ाती मामला है, लेकिन शरीयत आइन से बड़ी नहीं हो सकती। अगर वो इसे कबूल कर लेते हैं तो हिंदुस्तान के लोग इनका इस्तकबाल करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम इस मंतर को लेकर चल रहे हैं जिसमें किसी के साथ कोई इम्तियाज़ नहीं होना चाहिए और सबको स्कीमों से फ़ायदा उठाना चाहिए। सबके अक़ीदे का एहतराम किया जाएगा, लेकिन किसी को कानून से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मदरसों के सवाल पर CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने सिर्फ मदरसों को जदीद बनाने की बात की है। क्या हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के कानून पर अमल पेरा नहीं है? क्यों BJP इस मुद्दे को उठा रही है, हालांकि तमाम कानून सबके लिए यकसां हैं? नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की अहलिया सुनीता केजरीवाल ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ED की तहवील से इनका एक पैगाम पढ़कर सुनाया, जिसमें आम आदमी पार्टी के सरबराह ने कहा कि इन्हें ज़्यादा देर तक सलाखों के पीछे रखा नहीं जा सकता और वह अवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए जल्द वापस आएंगे। ये पहला मौका है जब केजरीवाल की अहलिया सुनीता मंजर-ए-आम पर आई है। साबिक IRS ऑफिसर सुनीता केजरीवाल का वीडियो बयान आम आदमी पार्टी ने बड़ा राज दिखाया।
वो सरगर्म सियासत से दूर रहती हैं। एक दिन कबल ही दिल्ली की अदालत ने केजरीवाल को 28 मार्च तक ईडी की तहवील में दिया था ताकि इनसे तफसीली पूछताछ की जा सके। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि चाहे अंदर हों या बाहर रहूं, मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा मुल्क की खिदमत के लिए वक्फ है, मेरे खून का हर खतरा मुल्क के लिए वक्फ है। केजरीवाल ने अपने बयान में कहा कि ऐसी सलाखें नहीं हैं जो आपके भाई बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सकें। मैं जल्द बाहर आऊँगा और मेरा वादा पूरा करूँगा। केजरीवाल ने कहा कि वो जद्दोजहद करने के लिए पैदा हुए हैं और मुस्तकबिल में भी बड़े चैलेंजेस का सामना करेंगे। इन्हें इनकी गिरफ्तारी से हैरत नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान को दुनिया का सबसे मजबूत और अजीम मुल्क बनाना है। हम सबको मिलकर हिंदुस्तान को अजीम और मजबूत बनाना है। इन दिनों मुल्क में नमाज पढ़ने को लेकर शरपसंदों की जानिब से कई एक फिरका परस्ती के वाक़यात सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते गुजरात में नमाज तरावी को लेकर बैरून मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्मों की पिटाई की गई थी। अब एक और वाक़या ग्रेटर नोएडा में पेश आया है, जहां नमाज पढ़ने पर एक ही ख़ानदान के 3 अफराद की पिटाई की गई। यह वाक़या सूरजपुर कोतवाली इलाके के तहत खोदना खुर्दगांव का है। मुतासरा ख़ानदान ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि गुज़िश्ता शाम वालिद, 2 भाई और वालिदा नमाज इशा में मसरूफ़ थे। तभी गाँव के रहने वाले आदर्श, आशीष, सौरभ, भरत, रिंकू, राजेंद्र इनके घर के बाहर आकर गालियाँ देने लगे और नमाज में खलल डालने की कोशिश की। खातून ने इसकी मुखालिफत की। इल्ज़ाम है कि मुलजिमीन ने घर में घुसकर खातून, इसके बेटे सरफराज और खातून के शौहर को बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। खातून को शदीद चोटें आई हैं। खातून की हालत को देखते हुए इसे दिल्ली एम्स रेफर कर दिया गया। इसके सर पर शदीद चोट आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। केरला हुकूमत ने रियासती असेंबली की जानिब से मंजूरा 4 बिल्स को रोक कर रखने पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के अपने इक़दाम की ये कहते हुए मदाफियत की कि इनका इक़दाम अहम दस्तूरी असरात का हामिल है। केरला के वजीर कानून पी रेड्यू ने दस्तूर के मुताबिक कार्रवाई के रियासती हुकूमत के अटूट अहद का इआदा किया। उन्होंने कहा कि हमने अपना केस इसके अहम दस्तूरी असरात के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। केरला दस्तूर के मुताबिक अपने इक़दाम के दिफा का पाबंद है। हमें एतमाद है कि अदालत ईमानदारी के साथ मामले का जायजा लेगी। राजीव ने कहा कि हुकूमत को कोई वजह नजर नहीं आ रही है क्यों इन बिल्स को सदर जमहूरिया से रुजू करना चाहिए। बाद में सीनियर बायां बाजू लीडर और CPIM पोलिट ब्यूरो के रुकन MA बेबी ने इदा किया कि गवर्नर इन दिनों गैर मामूली सरगर्मी दिखा रहे हैं। शिवसेना UBT ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपोजिशन कायदीन को जेल में डाल रहे हैं क्योंकि वो लोकसभा इंतखाबात का सामना करने से खौफजदा हैं। पार्टी ने अपने तर्जुमान सामना में शाह इदारिया में वज़ीर-ए-आज़म को निशाना बनाया। ये इदारिया चीफ मिनिस्टर दिल्ली अरविंद केजरीवाल की ईडी की जानिब से गिरफ्तारी के पस मंजर में तहरीर किया गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर को चारों तरफ से सील कर दिया गया है। पार्टी की सीनियर लीडर आतिशी ने इदा किया कि पार्टी इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से रुजू होगी। दिल्ली के एक पुलिस अहदेदार ने इस इल्ज़ाम को मुस्तरद कर दिया कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर को सील किया गया है। ऑफिसर ने कहा कि DDU मार्ग पर लोगों को जमा होने से रोकने के लिए पुलिस अमले को तैनात किया गया है क्योंकि दफ़ा 144 नाफिज है। आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में पार्टी के दफ्तर को सील करने पर सवाल उठाया और कहा कि यह इंतखाबात में यकसा मौके के तस्वुर के खिलाफ है जिसका दस्तूर में वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस तरह लोकसभा इंतखाबात के दौरान एक कौमी जमात के दफ्तर तक रसाई को रोका जा सकता है। ये यकसा मौके के नज़रिए के खिलाफ है जिसका दस्तूर हिंद में वादा किया गया है। हम इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन से शिकायत के लिए वक्त तलब कर रहे हैं। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने लोकसभा इंतखाबात में टारगेट 14 के तहत कांग्रेस का खुसूसी एक्शन प्लान तैयार किया है। कांग्रेस हाईकमान को तेलंगाना से काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मुकम्मल इख्तियारात दिए गए हैं, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने तेलंगाना के 17 के मुंजमला 14 लोकसभा हल्कों पर कामयाबी हासिल करने की मनसूबाबंदी की है। शहर हैदराबाद में दस्तियाब पार्टी के अहम कायदीन के साथ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इजलास तलब करके इंतखाबी हिकमत अमली को खतियत दी है। राय दहिंदों से 3 मरहलों में राब्ताकारी के लिए खुसूसी कमेटियां तश्कील देने का फैसला किया गया। ये कमेटियां लोकसभा और असेंबली हल्कों की सतह पर तश्कील दी जाएंगी और साथ ही पोलिंग बूथ पर निगरानी के लिए भी कमेटियां तश्कील दी जाएंगी। चीफ मिनिस्टर ने लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी के लिए पार्टी के कायदीन को सबसे पहले अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने और नज़रियाती इख्तलाफात को फरामोश करते हुए पार्टी के मफादात के लिए तमाम कायदीन को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होने का मशवरा दिया। पार्टी के कायदीन आपस में तालमेल और राब्ता बरकरार रखते हुए पार्टी कारकुनों की मुकम्मल हौसला अफजाई करें और पार्टी उम्मीदवारों से मुकम्मल ताउन करें।
बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद से पद्मा राव को पार्टी का उम्मीदवार बनाने का ऐलान किया है। केसीआर ने हल्के लोकसभा सिकंदराबाद के हुदूद में शामिल बीआरएस के अरकान असेंबली और पार्टी के दूसरे कायदीन से मुशावरत के बाद असेंबली हल्के सिकंदराबाद की नुमाइंदगी करने वाले बीआरएस के रुकन असेंबली पद्मा राव गौड़ को उम्मीदवार बनाने का फैसला किया। बीआरएस पार्टी ने पहले कई नामों पर गौर किया, ताहम साई किरण के अलावा दूसरे कायदीन ने मुकाबला करने से इनकार कर दिया। बताया जाता है कि पहले पद्मा राव भी तैयार नहीं थे, ताहम बीआरएस के सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पद्मा राव गौड़ से बातचीत की और इन्हें यकीन दिलाया कि मुसीबत के मौके पर जो पार्टी के साथ खड़ा रहेगा, इनका सियासी मुस्तकबिल रोशन रहेगा। केसीआर के मनाने के बाद पद्मा राव गौड़ मुकाबला करने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद बीआरएस पार्टी ने सरकारी तौर पर इनके नाम का ऐलान कर दिया। फिल्म रजाकार की वजह से बीजेपी तेलंगाना यूनिट में इख्तिलाफात पैदा हो गए हैं। तेलंगाना बीजेपी यूनिट के साबिक सदर और मौजूदा बीजेपी जनरल सेक्रेटरी बंडी संजय कुमार ने करीमनगर में इस फिल्म को देखते हुए रजाकार को पसंद किया है। उन्होंने हुकूमत से इस फिल्म को तफरीही टैक्स से मुस्तस्ना करने की भी अपील की। संजय ने हुकूमत से यह भी अपील की कि इस फिल्म को कॉलेजेस और स्कूल्स में दिखाया जाए, क्योंकि यह आज़ादी तेलंगाना तहरीक की तारीख पर मबनी फिल्म है। ताहम तेलंगाना बीजेपी यूनिट सदर जी किशन रेड्डी फिल्म रजाकार के ताल्लुक से खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। किशन रेड्डी ने कबल अज़ीं थिएटर्स में कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी देखी थी और अवाम से इन फिल्मों को देखने को कहा था। ताहम नामालूम किस वजह से किशन रेड्डी ने अभी तक रजाकार नहीं देखी। दरियास्ता फिल्म प्रोड्यूसर बीजेपी कायद जी नारायण रेड्डी इस फिल्म की बीजेपी की जानिब से हिमायत न किए जाने पर बरहम व परेशान है, क्योंकि यह मालूम हुआ है कि उन्होंने इस फिल्म में 51 करोड़ रुपये सरमायाकारी की। अब यह सूरत हाल है कि बीजेपी के बाद कायदीन इस फिल्म की हौसला अफजाई कर रहे हैं तो दूसरे दानिस्ता तौर पर नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिल्म की मकबूलियत में कमी आई है, लोग इस फिल्म को नज़रअंदाज कर रहे हैं, कोई देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तेलंगाना में भाईचारे का माहौल है और इस फिल्म से फ़िरका परस्ती में मज़ीद इजाफा हो सकता है। इसके लिए खुद तेलंगाना की आवाम इस तरह के फिल्मों का बायकॉट कर रही है। दिल्ली शराब पॉलिसी स्कैम मामले में बीआरएस रुकन काउंसिल कविता को अदालत ने मजीद 3 दिन तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहवील में देने की इजाज़त दे दी। ईडी की जानिब से 15 मार्च को गिरफ्तार किए जाने के बाद रुकन काउंसिल कविता को दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट ने 1 हफ्ते के लिए ईडी की तहवील में दे दिया था। आज इनकी तहवील की मुद्दत खत्म हो गई, जिस पर ईडी के अहदेदारों ने इन्हें अदालत में पेश किया, जहां ईडी के वकील ने अदालत को बताया कि 1 हफ्ते की तहवील में कविता ने मुनासिब जवाब नहीं दिए। इनसे मजीद तफसीलात हासिल करने के लिए मजीद 1 हफ्ते की तहवील में दिया जाए। कविता के वकील की मुखालिफत के बाद रॉस एवेन्यू कोर्ट ने इन्हें मजीद 3 दिन के लिए ईडी की तहवील में दे दिया। बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव के हल्के गजवेल टाउन में गैर कानूनी तौर पर मुंतकिल की जाने वाली 50 लाख रुपए की रकम जब्त कर ली गई। बताया गया कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस के अमले ने आज गजवेल के अम्बेडकर चौराहे पर गाड़ियों की तलाशी मुहिम चलाई। इस दौरान एक कार से 50 लाख रुपए बरामद थे। इस कार में बिच्चो रत्नाकर नामी शख्स सवार था। नकद रकम से मुतालिक रत्नाकर ने कोई दस्तावेजात या सबूत पेश नहीं किए, जिसके बाद रकम को जब्त कर लिया गया और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया गया और इस रकम को आईटी के अहदेदारों के हवाले कर दिया गया। इन दिनों शहर हैदराबाद में भी लोकसभा इंतखाबात की तैयारियां उरूज पर है। इस मरतबा सियासी जमातें इफ्तार पार्टियों के जरिए अवाम के बीच में जा रहे हैं। रोज़ाना कहीं ना कहीं इफ्तार पार्टियों में अवामी नुमाइंदे शिरकत करते नजर आ रहे हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने भी हफ्ते की शाम दाऊदी बोहरा जमात रेड हिल्स मस्जिद नामपल्ली की जानिब से दी गई दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मुकामी रुकने असेंबली माजिद हुसैन के अलावा दाऊदी बोहरा जमात के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अजला में शदीद गर्मी और इजाफी दर्जे हरारत देखा जा रहा है। खासतौर पर हैदराबाद में दर्जे हरारत में मामूल से 2-3 डिग्री सेल्सियस इजाफा देखा गया। महकमा मौसमियात के अहदेदारों ने बताया कि आइंदा 5 दिन तक शहर और अजला में दर्जे हरारत में इसी तरह बतदरीज इजाफा देखा जाएगा, जिसके पेश नज़र अवाम बिलखुसूस मुअम्मर अफराद को दोपहर के वक्त घरों से गैर ज़रूरी ना निकलने का मशवरा दिया गया। रियासत में कई मुकामात पर गर्म हवाएं भी चल रही है और दर्जे हरारत में इजाफा हो गया है। रियासत में गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में टीजी का आगाज होने के 1 हफ्ते में आरटीए को 5 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। एक तरफ रजिस्ट्रेशन की तादाद में इजाफा हो गया तो दूसरी तरफ फैंसी नंबरात के लिए मुसाबकत में भी ज़बरदस्त इजाफा हो गया, जिससे आमदनी में इजाफा देखा जा रहा है। जारिया माह 15 मार्च से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन में टीजी सीरीज का आगाज हुआ है। पहले दिन रियासत में फीस के जरिए 1 करोड़ 25 लाख रुपए वसूल हुए। फैंसी नंबरात की नीलामी के जरिए 1 करोड़ 26 लाख रुपए की आमदनी हुई।
एक हफ्ते का जायजा लिया जाए तो जुमे तक फीस के जरिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए और फैंसी नंबरात की नीलामी के जरिए 2 करोड़ 48 लाख रुपए वसूल हुए। इस तरह RTA को जुमला 5 करोड़ 59 लाख रुपए वसूल हुए। फैंसी नंबरात हासिल करने गाड़ियां मालिकीन के दरमियान जबरदस्त मुसाबकत जारी है।